हाय बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम। पढ़ाई लिखाई एकदम ठीक चल रही है। तो मेरा नाम है सौरभ और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे स्काई हाई पे। और आज जो आपका टॉपिक आने वाला है आज आपका टॉपिक जो आने वाला है वो है आइसोमेरिज्म के ऊपर और अबाउट दी केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शन पे हमारा वीडियो आने वाला है। तो 2-3 दिन हो गए हैं मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, कुछ दिक्कतें थी, बट कोई नहीं। अब हम रेगुलर फिर से लास्ट टॉपिक अपना कवर करके इस चैप्टर को खत्म करके इसी पे ही हम एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। एक वीडियो और डलेगा और इस चैप्टर को हम टोटली फिनिश कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया चल रही है? बोर्ड्स भी नज़दीक आने वाले हैं, है ना। और बच्चों देखो, इस टाइम पे ना ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम, बस 5 मिनट लूंगा, ज़्यादा नहीं, कहीं ना कहीं अभी हम फिलहाल जीरो हो रखे हैं। ये ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम होता है, या तो हम यहाँ से जीरो बनते हैं या फिर यहाँ से हम हीरो बनते हैं। बच्चों डिपेंड करता है कि आप किस तरफ अपने पाथ को लेकर जाते हो। अगर ये आप हो, ठीक है, अब आप अपने आप को किस तरफ मोड़ते हो। आपके पास हमेशा 2 ऑप्शन रहते हैं, टू बी अ हीरो और आइदर टू बी अ जीरो। वैसे मेरे मानने में जीरो तो कुछ होता नहीं है, ठीक है, जीरो कोई चीज़ ही नहीं होती। हर इंसान अपने आप में कुछ ना कुछ अपने आप को बनाता है, अपनी नज़र में हीरो होता है। बट मैं आपको बताना चाहूँ कि हमेशा वही पाथ चूज करो जिस पाथ में आप अच्छे से एक्सेल करो, ठीक है। अभी फिलहाल आपके बोर्ड्स की डेट भी आ गई है, सब कुछ आ गया है। नेक्स्ट मंथ से मेरे ख्याल से आपके बोर्ड स्टार्ट भी हो जाएंगे, है ना। तो प्लीज़ उसी पे ही ध्यान दो और बाकी जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो। ऐसे तो नहीं है कि डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह से कम हो जाएगी। मेरे किसी कलीग ने, मेरे किसी दोस्त ने मेरे से कहा था कि डिस्ट्रैक्शंस कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रैक्शन कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कभी भी 100% तुम अपने डिस्ट्रैक्शन को खत्म नहीं कर सकते, है ना। थोड़ी बहुत वो डिस्ट्रैक्शन रह जाती है, बट हम अपने ऊपर कंट्रोल करके उन डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम, उनके ऊपर हम अपना दबाव डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो, सारी बातें हो गई हैं पढ़ाई से हटके, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। तो फिलहाल मैं आपको पढ़ाऊंगा, हाँ, लास्ट लेक्चर्स में हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर खत्म करा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़े और जितनी भी चीजें हमने कार्बन एंड कंपाउंड्स में सारी क्लियर कट करी है, ठीक है। आई होप कि आपने वो वीडियोस देख रखी हैं। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आप ऊपर सर्च बार में सर्च करके लिख सकते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स स्काई हाई एकेडमी और आपके पास वो सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स एंड देयर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को बता देना। तो आज उसी से ही एक टॉपिक रिलेटेड हमारा बनता है जो रह गया था, आइसोमर्स। बच्चों आइसोमर्स क्या होते हैं? अगर हम ध्यान से देखें, आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स having same molecular formula but different structures। अभी फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ही आइसोमर है ना। इसको हम चेन आइसोमर या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट जब आप कहीं ना कहीं 11th में चले जाओगे, जब आप 11th में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत तरह के आइसोमर पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज, है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोमर। तो मैंने क्या बताया आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, ऐसी ही प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक बढ़िया सा यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जांपल देखेंगे बच्चों, आ जाओ। जैसे मैंने आपको ये दिखाया कि CH3 CH2 CH2 CH3 और CH2 और यहाँ पे बना दिया मैंने CH3। तो बच्चों आपको ये दिख रहा है एक स्ट्रेट चेन है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो कहीं ना कहीं एक एल्केन है। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे क्या है?
5 कार्बन है ना। 5 कार्बन की चेन को आप इजीली बता सकते हो कि 5 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया बच्चों पेंटेन। क्या नाम हो गया इसका? पेंटेन। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और हाइड्रोजन हमारे 3 3 6 2 8 और 2 10 और 2 12। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों C5H12। तो ये हमारा पेंटेन है और पेंटेन का फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है? C5H10। अब हमसे बोला कि इसका एक आइसोमर बनाओ बच्चों। क्या बनाओ इसका? आइसोमर। तो आइसोमर क्या होता है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहे बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए। कैसे सर? चलो आओ देखते हैं। आओ बच्चों देखते हैं। एक काम करता हूं मैं, एक आपके सामने एक और स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। 1 2 3 4 और यहां पे लगा देता हूं CH3 ग्रुप। यहां पे भी लगा देता हूं CH3। ये भी मेरा CH3 है, ये मेरा H है, ठीक है, ये भी है CH2, ठीक है। तो ये सारे मेरे क्या हो गए? ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया आपके सामने। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 पूरे स्ट्रक्चर में 5 कार्बन है। हाँ जी सर 5 कार्बन है तो C5। अब हाइड्रोजन गिनो बच्चों, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9 9 10 11 12। अरे यहाँ भी हमारे पास 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। मतलब पेंटेन का मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा तो वो भी C5H10 आया, और यहाँ पे मैंने इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा तो इसका भी C5H10 आया। बट कहीं ना कहीं इनके स्ट्रक्चर्स में देखो बहुत फर्क है। यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था, यहाँ पे चेन एकदम स्ट्रेट थी, बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमने ये CH3 को एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा दिया। यहाँ पे हमने CH3 को एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा दिया, ठीक है। तो CH3 को सब्स्टिट्यूएंट की तरह लगा दिया, बट कार्बन ओवरऑल देखे जाए तो यहाँ पे 5 ही है। इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसे अच्छे से बनाता हूँ, CH3, ठीक है। तो यहाँ पे 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। बट फर्क क्या है दोनों के स्ट्रक्चर्स में? यहाँ देखो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है और यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे हमने CH3 को उठा के यहाँ पे नीचे डाल दिया है। तो बच्चों ये दोनों आपस में हो जाएंगे आइसोमर्स। आइसोमर कैसे? कि देखो दोनों का फॉर्मूला तो सेम है बट दोनों के स्ट्रक्चर जो हो गए वो डिफरेंट हो गए। इसका नाम बच्चों आप बता सकते हो इजीली। देखो कोई इतनी दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। सबसे पहला काम लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करो। तो बच्चों हमने लो लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर दिया। इसके बाद क्या करें? इसके बाद कुछ नहीं करना होता बच्चों। लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद हमें प्रीफिक्स जो कि आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखना होता है। उससे पहले हमें कार्बन की नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास है। सब्स्टिट्यूएंट इस एंड से पास है तो यहां से नंबरिंग 1 2 3 4। दूसरे मिथाइल लगा तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2 मिथाइल मेथैप्रोब्यूट ब्यूटेन। तो बच्चों इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन और पेंटेन दोनों का देखो फॉर्मूला एकदम सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एकदम सेम है, बट दोनों के स्ट्रक्चर्स में देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए बच्चों? आइसोमर्स हो गए। क्या हो गए आपस में? आइसोमर्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके आइसोमर बन सकते हैं। बस हमें करना क्या है? इनके ही स्ट्रक्चर को चेंज करते जाना है। जैसे अब देखो ये CH3 उठा के मैंने यहाँ लगाया था क्योंकि पहले कार्बन पे लगा था तो वो पेंटेन ही रहता, उठा के मैंने दूसरे कार्बन पे लगा दिया तो ये 2 मिथाइल पेंटेन बन गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन सॉरी, ठीक है। अब क्या करें? अगर मैं CH3 को इस वाले कार्बन पे लगा दूं, अगर इस CH3 को उठा के इस वाले कार्बन पे लगा दूं तब इसका नाम चेंज होगा? देखो नहीं, इसका नाम तब भी क्या रहेगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन ही रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करूंगा क्योंकि इस एंड के पास मेरा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग वही रहेगी। तो मतलब पेंटेन के यहाँ पे अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइसोमर है, एक पेंटेन खुद और एक हमारा हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। बच्चों देखो क्या और हमारा कुछ बन सकता है? क्या और हमारा यहाँ पे इसका आइसोमर बन सकते हैं? कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें 5 कार्बन हो 12 हाइड्रोजन हो, उठा के और नाम अलग हो जाए उसका, जिसका 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया, इसका पेंटेन हो गया, तो नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे पेंटेन हैज ओनली 2 आइसोमर, एक पेंटेन खुद और एक 2 मिथाइल ब्यूटेन। इतनी कहानी समझ में आई? चलो और देखते हैं बच्चों, और भी देख लेते हैं आइसोमर, थोड़े से और देख लेते हैं हम यहाँ पे।
आइसोमर्स और देखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया प्रोब्यूटेन, जैसे मैंने बच्चों यहाँ पे बना दिया आपके लिए ब्यूटेन बना दिया, BUTAN। ब्यूटेन कैसा होता है, 4 कार्बन होते हैं स्ट्रेट चेन में। यहाँ पे हो गया CH3, यहाँ पे भी हो गया CH3, यहाँ हो गया CH2, यहाँ पे हो गया CH2। ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन वाला क्या होता है, ब्यूटेन होता है। 4 कार्बन है तो यहाँ पे लिख दूंगा C4। हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 3 3 6 2 8 2 10। हाइड्रोजन हमारे 10 है, तो हो गया C4H10, हमारा ब्यूटेन हो गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, ब्यूटेन का आइसोमर बनाना है। कैसे बनाए, बनाना कैसे होता है, कुछ भी यहाँ से एक CH3 उठाओ, है ना, CH3 को उठा के इस कार्बन के नीचे लगा दो, CH3 को उठाओ और इस कार्बन के नीचे लगा दो। अब लगा के देखते हैं, 1 2 3, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH। तो CH3 को उठा के मैंने सेकंड कार्बन के नीचे लगाया यहाँ पे, और मेरा इसका नाम क्या बन गया, इसका नाम हो गया मेरा 2 मिथाइल। अब नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3, तो इसका नाम हो गया बच्चों 2 मिथाइल मेथेट प्रोपेन। बच्चों इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 मिथाइल प्रोपेन देखो, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है, तो बच्चों C4 लिख दूंगा। हाइड्रोजन कितने बच्चों, 3 3 6 3 9 और 1 10। हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 10। देखो बच्चों इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C4H10, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है, C4H10, बट दोनों के स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपस में क्या हो गया बच्चों, आइसोमर्स हो गए। आपस में क्या हो गए, आइसोमर्स हो गए। क्या और कोई आइसोमर बन सकता है, सोचो, अगर इस कार्बन को मैं इसके नीचे लगा दूं, इस कार्बन को मैं इसके नीचे लगा दूं, नहीं, तब भी ये ब्यूटेन बन जाएगा। इसको मैं इसके नीचे लगा दूंगा, नहीं, तब भी ब्यूटेन ही रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ब्यूटेन का भी मेरे पास एक ही मतलब ब्यूटेन खुद और उसका 2 मिथाइल प्रोपेन, इसके भी 2 ही आइसोमर्स आपके बनते हैं। तो बच्चों ये हमारे आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है। कुछ नहीं करना होता आइसोमर्स में, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दो, केमिकल फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, स्ट्रक्चर चेंज कर दो, IUPAC मैंने सिखा रखा है ना, नेमिंग कर दो, आपका आइसोमर निकल कर आ जाएगा। आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर या स्ट्रक्चर आइसोमर या चेन आइसोमर, बहुत सारी चीजें होती है बच्चों। आइसोमर ना अपने आप में ही बहुत बड़ा दरिया है, बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें कूदोगे तब पता चलेगा। 11th में अगर किसी ने साइंस ले ली है ना, भोले भट्ट किसी ने साइंस ले ली, तो आपको पता चलेगा कि आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। बट ये नॉर्मल आपका ये जो मैंने आपको बताया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चर इनके डिफरेंट रहते हैं। और एक और चीज बता दूं आपको मैं यहाँ पे कि इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। देखो फिजिकली तो दोनों अलग अलग हो गए, इसका स्ट्रक्चर अलग है, इसका स्ट्रक्चर है, फिजिकल फॉर्मूला अलग है ना। फिजिकली दोनों देखो, इनको इसको देखो और इसको देखो, फिजिकली दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। साथ के साथ बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों, कि कैसे ये रिएक्ट करते हैं चीजों के साथ। ये अलग तरह से रिएक्शन करेगा, ये अलग तरह से रिएक्शन करेगा। इसकी रिएक्शन अलग होगी, इसकी रिएक्शन अलग होगी, है ना। इसकी रिएक्शन अलग होगी, इसकी रिएक्शन अलग होगी। मान लो 2 भाई हैं, है ना, एक भाई अलग है, दूसरा भाई अलग है, राम और श्याम, सीता और गीता, जो भी समझ जाओ। ठीक है, तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहती है। तो मैं लिख देता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डिफरेंट। तो बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है, साथ के साथ इनकी आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। तो मेरे ख्याल से आइसोमर समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वहां पर मैं आपको चीजें बताऊंगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। आइसोमर समझ में आ गया, नोट आपने कर लिया होगा, नहीं करा हो तो पॉज करो, पॉज करके नोट करो, नोट करके फिर आगे जिंदगी में और इस लेक्चर में आगे बढ़ो। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, आइसोमर्स हमको समझ में आ गया कि आइसोमर्स का छोटा टॉपिक था आइसोमर। अब जो बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो आने वाले हैं, एक है हमारी केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, कि कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। 4 तरह की रिएक्शन होती है ना,
चार, वैसे तो बहुत तरह की रिएक्शन होती है, बट अभी हमें इस क्लास में 4 तरह की ही रिएक्शन पढ़नी है। वो सारी मैं आपको इस बोर्ड पे लिखवाऊंगा। ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो लिखो बच्चों, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स की बच्चों कुछ केमिकल रिएक्शंस। तो जो बच्चों पहली केमिकल रिएक्शन आती है, जो आपने पहले भी कभी पढ़ी होगी या नाम सुना होगा, जिसका नाम होता है बच्चों कंबस्चन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बच्चों? कंबस्चन रिएक्शन। ठीक है, कंबस्चन रिएक्शन। कंबस्चन का मतलब क्या होता है आपको पता है? किसी भी चीज को जला दो, किसी भी चीज को तो नहीं, कार्बन का कोई भी एक कंपाउंड लो, कोयला लो, कोयले को आपने जला दिया। जब जलाओगे तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना पड़ेगा। देखो कहीं पे भी आग नहीं लगती है ना। लाइट वहीं पे फायर अप, मतलब फायर वहीं पे लगती है, आग वहीं पे लगती है जहां पे आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंस हो, जहां पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो किसी भी चीज को आपको जलाना है तो वहां पे ऑक्सीजन का होना जरूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो वहां पे कोई भी चीज लिट अप, फायर अप नहीं करेगी। तो कंबस्चन रिएक्शन में भी यही होता है। हम करते क्या है बच्चों? कुछ नहीं करते हैं, कोई भी एक काम करो, कार्बन का कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो। देखो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4 मीथेन। कार्बन का कंपाउंड है, आपको पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड मतलब जिसके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं, एल्केन है ये हमारा, है ना। इसका नाम क्या बच्चों? मीथेन। मीथेन को हमने क्या करा? देखो केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये कैसे रिएक्ट करते हैं चीजों के साथ। हमने मीथेन लिया, मीथेन को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बच्चों जला दिया, हीट अप कर दिया मैंने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे ही मैंने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट अप करा बच्चों, तो होता क्या है, यहां से मेरा निकलता है एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता ही है, यहां से निकलेगी मेरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आपको पता है कोई भी एक कार्बन से भरी हुई चीज ले लो, कोयला ले लो, कोयला नहीं लेना तो आपको पन्नी ले लो, पन्नी भी आपकी कार्बन से, पॉलीथीन, पॉलीइथीन, पॉलीइथीन, देखो वो भी पॉलीइथीन। पॉलीथीन का मतलब क्या होता है? देखो पॉली मतलब मैनी और इथीन मतलब इथीन का मॉलिक्यूल। इथीन आपने पढ़ा होगा, एल्कीन में आता है इथीन, तो बहुत सारे इथीन से मिला के हमारा पॉलीथीन बनता है। तो वो भी कार्बन का ही कंपाउंड है, वो भी कार्बन का कंपाउंड है। आपने अगर उसको लाइट अप करा, हीट कर दिया, हीट करने के बाद उसमें से क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, साथ के साथ उसमें से हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी और प्लस निकलेगी हीट और बहुत सारी लाइट, है ना। हीट निकलेगी मतलब हीट देता है ये जो मेरा मीथेन है, मीथेन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे तो ये क्या देगा? आपको हीट देगा और लाइट देगा। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तभी हम इसको अच्छा फ्यूल भी बोलते हैं बच्चों। अच्छा फ्यूल क्या होता है? जो आपको हीट और लाइट प्रोड्यूस करके दे, जो आपको हीट प्रोड्यूस करके दे मेनली। जैसे आप इस्त्री करते हो, इस्त्री मतलब जब आयरन होती है, आप नहीं करते, मतलब जब भी आप दुकान पे जाओगे, कहीं पे भी आपको प्रेस करवानी हो, इस्त्री करवानी हो, तो आप देखते हो कि उसके अंदर वो कोयला जलाते हैं। वो कोयला क्यों जलाते हैं? कोयला क्या प्रोवाइड करता है? जैसे आपने कोयले को जलाया, कोयले को जलाते ही आपको हीट मिलती है। और कोई भी चीज अगर आपको एनर्जी दे रहा है, हीट मतलब एनर्जी, कोई भी चीज आपको एनर्जी दे रही है, अच्छी एनर्जी दे रही है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? फ्यूल बोल देते हैं। और एग्जांपल ले लो तो पेट्रोल, पेट्रोल जब जलता है तभी आपकी गाड़ी चलती है। पेट्रोल जलेगा, वो हीट अप होगा, आपके इंजन को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी को हीट एनर्जी, मतलब इंजन को हीट एनर्जी मिलेगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी स्मूथली आगे भगेगी। तो अब करते क्या हो? कार्बन का कंपाउंड लेते हो, कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देते हो, आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती हुई दिखती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है, साथ ही आपको हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होते हुए मिलती है। तो ऐसी रिएक्शंस को बच्चों हम बोलते हैं कंबस्चन रिएक्शन। हमने क्या करा? एक कार्बन कंपाउंड लिया, ठीक है, इस कार्बन कंपाउंड को मीथेन बोलते हैं, और इसको बच्चों नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ये हमारी नेचुरल गैस भी होती है। और मैं आपको और अच्छी बात बताऊं तो जो एल्केन्स होते हैं, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स आर एक्सीलेंट फ्यूल्स, बहुत अच्छे फ्यूल्स होते हैं। फ्यूल्स मतलब जो आपको हीट प्रोवाइड करके दे।
जो आपको हीट प्रोवाइड करके दे। ये एल्केन है ना CH4, या वो क्या दे रहा है आपको, जलाया, जलाने के बाद ये आपको हीट प्रोवाइड कर रहा है। तो बहुत एक्सीलेंट फ्यूल्स होते हैं। आपको और एक एग्जांपल दूं, आपने पढ़ा होगा LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG सब जानते हैं, खाना वाना बनाने में, कुकिंग में यूज आती है ना LPG गैस। तो वो भी किससे बनी होती है बच्चों, वो भी एक एल्केन से बनी होती है जिसका नाम होता है बच्चों ब्यूटेन। क्या नाम होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन आप जानते हो सब, C4H10 आपका ब्यूटेन होता है। थोड़ी देर पहले मैंने इसको बना के भी दिखाया था, ठीक है। तो आप करते क्या हो, ब्यूटेन लो लेते हो, ब्यूटेन को आप जलाते हो, है ना। ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन को आपने जलाया, और जलाने के बाद आपने क्या करा, जलाने के बाद आपने उसके अंदर से हीट निकाल ली, मतलब हीट एनर्जी आपको मिली। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लो, उसके अंदर मतलब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दो, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी उसके अंदर, और H2 निकलेगी, और साथ के साथ आपको क्या मिलेगा, साथ के साथ आपको हीट और लाइट भी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कंबस्टन रिएक्शन थी, ठीक है। पहले टाइप की रिएक्शन हमारी कंबस्टन रिएक्शन होगी। सेकंड टाइप की रिएक्शन बढ़ते हो बच्चों, सेकंड टाइप की रिएक्शन पे बढ़ते हैं। जो हमारी सेकंड टाइप की रिएक्शन है वो बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ना, बहुत ही सुंदर रिएक्शन है। सेकंड टाइप की हमारी रिएक्शन होती है बच्चों, आपसे देखो क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि क्या होगा अगर हम ब्यूटेन को जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, CO2 गैस निकालनी है, हीट और लाइट निकाल दो, और हाइड्रोजन गैस निकाल दो, आपको क्या सब इजिली हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन होती है बच्चों आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। पर यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने अल्कोहल देखा था, अल्कोहल में कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, OH ग्रुप होता है। अल्कोहल से बड़ा आपका क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड हो जाएगा, है ना। और सबसे बड़ा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है ना। थोड़ा उल्टे साइन लगा दिए, ठीक है। होता क्या है कि अल्कोहल होता है सबसे छोटा भाई, अल्कोहल होता है सबसे छोटा भाई, उसको बड़ा बनना है, उसको अल्डिहाइड की तरह बनना है, या फिर उसको कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बनना है। तो अल्कोहल को कुछ ऐसी रिएक्शन दिखानी पड़ेगी जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, बड़े भाई में, एल्डिहाइड में, नहीं तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है मेरे बच्चों। बात ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, देखो इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। या फिर एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा तो मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन और ऐड हो गया तो क्या बन गया मेरा, यहाँ पे मेरा एल्डिहाइड बन गया। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में यही होता है। क्या होता है बच्चों, अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास इथेनॉल है, इथेनॉल आप सब जानते हो, CH3 CH2 OH, ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा इथेनॉल है। अब इस इथेनॉल के साथ आपने क्या करना, आपने इथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, इसको आपको ऑक्सीडाइज करवाना है। तो बच्चों ऑक्सीडाइज करवाने के लिए आपको कुछ एजेंट्स चाहिए होता है, मतलब इसको किसी के साथ रिएक्ट करवाना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आपका इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो हमारे कुछ रिएजेंट्स होते हैं जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स बोलते हैं। एक होता है हमारा एल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन का मतलब जानते हो बेसिक मीडियम में, है ना, बेस के साथ KMnO4 बेसिक मीडियम में, एल्कलाइन KMnO4। और एक होता है हमारा बच्चों एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे KMnO4 का नाम लिख दूं, KMnO4 का नाम बच्चों यहाँ पे होता है, क्या होता है इसका नाम, इसका नाम होता है बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। और K2Cr2O7 का बच्चों नाम होता है हमारे एसिडिफाइड K2Cr2O7 का, K2Cr2O7 का नाम होता है बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम होता है इसका, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो KMnO4 हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 होता है बच्चों हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हमारे क्या होते हैं, देखो अगर आप एल्कलाइन KMnO4 डालना चाहो तो एल्कलाइन KMnO4 डाल लो,
ठीक है। या फिर अगर आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 डालना चाहो तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल लो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 मतलब थोड़े से एसिड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसका ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे इथेनॉल है, इथेनॉल से सीधा आपका क्या बनेगा बच्चों, CH3COOH, इसको हम बोलते हैं बच्चों इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, इथेनोइक एसिड, ठीक है। आपके पास क्या था, इथेनॉल था, आपने इथेनॉल का क्या करा बच्चों, ऑक्सीडेशन करवाया। ऑक्सीडेशन किसकी मदद से करवाया, एल्कलाइन KMnO4 की वजह से या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 की वजह से, K2Cr2O7 की वजह से। और उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, जिससे आपका इथेनॉल से क्या बन गया, आपका इथेनोइक एसिड। इतना याद रखना कि जितने कार्बन का कंपाउंड इधर होता है उतने ही कार्बन का उधर बनता है। यहाँ पे देखो इथेन 2 कार्बन का कंपाउंड था, यहाँ पे भी 2 कार्बन का ही बना है। और ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बच्चों ऐड हो गया है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, इथेनोइक एसिड में एक ऑक्सीजन और ऐड हो गया है, तो ये क्या हो गया मेरा, इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल से या फिर ऐसे बोल सकते हैं अल्कोहल से अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो, देखो आपको पता है अल्कोहल छोटा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा होता है, तो छोटे से बड़ा बनाने के लिए आप क्या करते हो, उसको ऑक्सीडेशन कराते हैं बच्चों। क्या करते हो, ऑक्सीडेशन। और आपके ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चों आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये क्या होते हैं बच्चों मेरे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं आपके, ऐसे पूछे जाएंगे कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे ऐसे कोई एक्स दे देगा, उसको रिएक्ट करवा देगा एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट दे देगा, मान लो यहाँ पे आपका दे दिया मिथेनोइक एसिड, यहाँ पे मिथेनोइक एसिड दे दिया, इथेनोइक एसिड दे दिया CH3COOH, और बोलता है फाइंड x को फाइंड करो कि x आपका क्या होगा। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है कि भैया एसिटिक, यहाँ पे जो हमारा ये CH3COOH इथेनोइक एसिड है, कब मिल सकता है, K2Cr2O7 डाला है, मतलब कौन सी रिएक्शन हो सकती है बच्चों, ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है। कौन है बच्चों मेरे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसने इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट कर दिया है, इथेनोइक एसिड सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया है। एक और मेथड होता है बच्चों, जहां पे हम सीधा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे बड़ा होता है, तभी यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है बच्चों। कैसे हैं मेरे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, जिसकी मदद से हमारा इथेनॉल सीधा डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया है इथेनोइक एसिड में, ठीक है। अगर मान लो मुझे इथेनॉल से इथेनॉल में मतलब अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना हो, इथेनॉल भी एक क्या है, इथेनॉल का ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है, जैसे इथेनोइक एसिड इसका इथेनॉल का एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। आओ देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे बच्चों क्या होता है, देखो इसका ही सब पार्ट है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इथेनॉल ले रहा हूँ CH3, ठीक है, CH3 CH2OH, इथेनॉल लिया, ठीक है, इथेनॉल लिया। इथेनॉल लेने के बाद मैंने क्या करा, इथेनॉल लेने के बाद मैंने इसको रिएक्ट करवाया बच्चों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगे थे, तो इथेनॉल से सीधा बना दिया इथेनोइक एसिड। यहाँ पे मुझे इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि भाई हमें सबसे बड़ा भाई थोड़ी बनाना है, हमें तो बीच वाला अल्डिहाइड बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखूंगा, माइल्ड मतलब कि थोड़ा कम ऑक्सीडाइज करे। तो यहाँ पे रखूंगा बच्चों में Cr2O3, ठीक है, क्रोमेट आयन या क्रोमेट इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड लेंगे, ठीक है। और इसको जैसे इसका रिएक्ट करवाया, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा CH3CHO। मेरे पास क्या था यहाँ पे इथेनॉल, और इथेनॉल से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सीधा इथेनॉल में सीधा मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे मैंने सीधा अल्कोहल से किस में बना दिया बच्चों, अल्डिहाइड में, विद द यूज ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग होते तो ये होते अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7।
जिससे सीधा इथेनॉल में डालने पे क्या बन गया आपका, इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये क्या था, अल्कोहल, अल्कोहल से सीधा मैंने क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे मैं कर रहा हूं इथेनॉल से क्या बना रहा हूं बच्चों, इथेनॉल। अल्कोहल से क्या बना रहा हूं, एल्डिहाइड। तो यहां पे जो मैं यूज करूंगा वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बच्चों। क्या होगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब बहुत ही वीकली ऑक्सीडाइज कर रहा। इतनी सारी बच्चों कहानी होगी, समझ में आ रही चीजें, कुछ दिक्कत तो नहीं है। देख लो कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि नई नई चीजें हैं, है ना। किसी ने पढ़ रखा है, किसी ने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो देख लो, समझ लो, फिर से देखो रिपीट करके, ठीक है। और जिसने देख रखा है तो वो भैया जल्दी जल्दी इंटू 2 की स्पीड में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि टॉपिक को कवर तो सब करते हैं, बट हमें कहीं ना कहीं थोड़ा डीपली कवर करना है, जिससे क्या हो कि आपके बोर्ड्स में भी, एग्जामिनेशन में भी पूछा जाए तो आप उसको इजीली बता दो, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमको समझ में आएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है। अब बच्चों आगे क्या करेंगे, अब हमारी तीसरी रिएक्शन जो बच रही है यहाँ पे वो होती है, बता दो बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड रिएक्शन हमारी यहाँ पे है वो होती है बच्चों हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है हमारी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शन जो होती है हमारी क्या होती है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब ये बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, तो बच्चों इसमें होता क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास होता एल्केन ही है ना। एक एल्केन ले लो, एल्केन ले लो। एल्केन को हम क्या करते हैं, किसी एक हेलोजन के साथ, हेलोजन आप जानते हो, हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस नहीं जानते हो, एक्स से डिनोट करते हैं हेलोजेंस को, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजेंस होते हैं। यहाँ पे हम किसी एक हेलोजन के साथ रिएक्ट कर देते हैं। हेलोजन जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, क्लोरीन। ऐसा नहीं फ्लोरीन से तो रिएक्ट होगा ही नहीं, कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ना ब्रोमीन ना आयोडीन। क्लोरीन यहाँ पे हम मेजरली अभी फिलहाल के लिए यूज करेंगे। तो एक एल्केन लिया, एल्केन में आपने क्या करा, एक हेलोजन यूज करा, हेलोजन यूज करा और इसको रख दिया बच्चों आपने धूप में। धूप मतलब सनलाइट, ठीक है। सनलाइट दिया, कभी कभी आपको एच न्यू दे देते हैं, एच न्यू। बच्चों बी नहीं है, ये है न्यू। न्यू सबको पता है, फ्रीक्वेंसी वाला न्यू, एच न्यू। सनलाइट दिया, कभी कभी एच न्यू दे देते हैं। एच न्यू क्या होती है, एनर्जी ऑफ सनलाइट, है ना। कभी सनलाइट लिख देंगे, सनलाइट नहीं तो यहाँ पे एच न्यू लिख देंगे, क्योंकि एच न्यू का मतलब भी क्या होता है, सन की मतलब लाइट की एनर्जी, सनलाइट जो आ रही है उसकी एनर्जी। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेगी। एक आपको मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ आपका हेलोजन जो भी है, हाइड्रोजन हैलाइड, और आपको मिलेगा यहाँ पे बच्चों हेलो एल्केन। क्या मिलेगा यहाँ पे, हेलो हेलो एल्केन मिलेगा, ठीक है। अब सर ये हेलो एल्केन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, थोड़ा समझते हैं, आओ समझते हैं। मैंने एक एल्केन ले लिया बच्चों, एल्केन में मैंने लिया यहाँ पे CH4। क्या लिया मैंने, CH4। CH4 को थोड़ा बना के दिखा देता हूं, 1 2 3 4। यहां मैंने क्या करा बच्चों, एल्केन लिया, है ना। CH4 आपका लिया, एल्केन लिया। एल्केन में क्या होता है, जैसे ही मैं रिएक्ट करवाता हूं क्लोरीन के साथ, किसके साथ बच्चों, क्लोरीन के साथ। क्लोरीन भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं, Cl और Cl। Cl2 होता है ना क्लोरीन, Cl और Cl। क्लोरीन के साथ मैंने रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या फिर मैं बोल देता हूं एच न्यू। सनलाइट बोल देता हूं, नहीं तो मैं एच न्यू बोल देता हूं। तो हुआ क्या, जैसे ही मैंने इनको सनलाइट में डाला तो होता क्या बच्चों, यहां से ना एक बॉन्ड यहां पे टूट जाता है, C और H का एक बॉन्ड टूट जाता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अलग हो जाएगा और कार्बन यहाँ पे अलग हो जाता है। मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड था ना, अब जैसे आपने सनलाइट में डाला, सनलाइट में डालते इनके बीच का बॉन्ड टूट गया, तो कार्बन बनाना 4 बॉन्ड है, बट अब देखो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बना पा रहा है। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। सेम कहानी हमारी होती है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में, यहाँ पे भी बॉन्ड टूटता है और एक इलेक्ट्रॉन दोनों अपना रख लेते हैं।
इलेक्ट्रॉन की वजह से ही तो बॉन्ड बना था, अब बॉन्ड ही नहीं है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अब देखो बच्चों कुछ नहीं होता है, ये जो एक हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन को लेकर चला जाता है, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लेते। देखो अभी इनके बीच का बॉन्ड टूट गया ना, पहले इसके साथ कौन जुड़ा था, हाइड्रोजन, पहले इसके साथ कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा था ना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे जो क्लोरीन टूटा है ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। थोड़ा गंदा हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा देख लो। हुआ क्या कि यहाँ पे कार्बन ने एक हाइड्रोजन को निकाला, सनलाइट की प्रेजेंस में डाला तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड टूटा। क्लोरीन ने क्या करा, बोला हाइड्रोजन तू भी वहां से निकल गया, मैं भी यहाँ से निकल गया, एक क्लोरीन ने बोला कि एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेता हूँ, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड बनेगा तो क्या बन जाएगा, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी आप बोलना चाहो। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन आएगा, क्लोरीन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और जैसे ही अटैच होगा क्या बनाएगा, Cl CH CH CH। तो देखो बच्चों इसका नाम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों पड़ा। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, मान लो आपकी क्लास में एक टीचर नहीं आया तो उस टीचर की जगह कोई और टीचर सब्स्टिट्यूट पीरियड ले लेता है ना। जैसे कोई भी सर नहीं है, एक सर नहीं है तो दूसरे टीचर आ गए, है ना। मैथ वाला नहीं है तो कोई और मैथ पढ़ाने आ गया, है ना। अरे सर हम तो चाहते हैं कि मैथ्स की जगह एक पीटी टीचर का लग जाए जिससे हम प्लेग्राउंड में खेलने चले जाए। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, देखो पहले हाइड्रोजन लगा था, हाइड्रोजन की जगह कौन लग गया बच्चों आके, अब क्लोरीन। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन ने क्या करा है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है कि हाइड्रोजन की जगह जाके अब खुद लग गया है, हाइड्रोजन की जगह अब खुद लग गया है। तो इसी को बोलेंगे बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर इसको मैं ऐसे अच्छे वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा CH4 प्लस क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फोटोजेनिक रिएक्शन होती है आपकी, है ना। फोटोजेनिक मतलब ये लाइट में आपकी होती है, लाइट पता है ना, लाइट क्या होती है, सनलाइट जिसमें फोटॉन्स होते हैं, है ना। तो ये फोटोजेनिक आपकी रिएक्शन होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो क्या होगा यहाँ पे CH3Cl बनेगा और क्या बनता जाएगा यहाँ पे मेरा HCl। अब ये रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं होती है, ये आगे बढ़ती रहती है, ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं, ये वाला यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकलता है, एक क्लोरीन और लगता है, तो ऐसे होता है तो CH3Cl प्लस Cl2। यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन और निकलेगा, एक हाइड्रोजन और निकलेगा, क्या बनाएगा CH2Cl2 प्लस HCl। ये फिर से क्या करता है, फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्ट करेगा CH2Cl2 किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में करेगा और क्या बना देगा यहाँ पे मेरा CHCl3। इसको आप क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं बच्चे, है ना। CHCl3 को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है ना, सुंघाने के बाद मूवी में देखा होगा, है ना। और क्या बना देगा यहाँ पे HCl। अब ये CHCl3 आखिरी बार रिएक्ट करता है फिर से क्लोरीन के साथ, ये CHCl3 वापस रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ और क्या बना देता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्या बनाया था आखिर में आपका CCl4 प्लस HCl। CCl4 होता है बच्चों आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, बस इसके बाद ये और रिएक्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्लोरीन किसको रिप्लेस कर रहा था, क्लोरीन यहाँ पे रिप्लेस कर रहा था, रिप्लेसेस हाइड्रोजन। क्लोरीन हमारा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा था। अब लास्ट में देखो यहाँ पे इतना देखो, एक बार रिप्लेस करा CH3Cl बना, एक और बार रिप्लेस करा CH2Cl2 बना, एक बार और रिप्लेस करा CHCl3 बना, और CHCl3 से सीधा क्या बन गया लास्ट में हमारा CCl4। अब ये CCl4 जो होगा क्या वापस से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, सोचो दिमाग लगाओ, क्या ये CCl4 वापस से Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं CCl4 के पास। अगर कोई हाइड्रोजन होता तो फिर से Cl2 के साथ रिएक्ट करता और फिर क्या होता, क्लोरीन हमारा निकल जाता, है ना, और क्लोरीन ऐड होते रहते। भाई रिप्लेस तो हाइड्रोजन को कर रहा है ना। अब CCl4 के पास हाइड्रोजन बचा ही नहीं, नो हाइड्रोजन, नो हाइड्रोजन लेफ्ट। जब हाइड्रोजन बचा ही नहीं है तो ये और क्लोरीन के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा,
तो ये कहानी हमारी यहीं पे स्टॉप है। जो आपका लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, CCl4। तो ये रिएक्शन होती रहती है, ऐसे होती है। कटोरी में ले लो, कटोरी में एक लो मिथेन लो, मिथेन और क्लोरीन लो, है ना, उनको सनलाइट में डाल दो, बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, जब तक चीजें खत्म नहीं हो जाती है, जब तक कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका लास्ट प्रोडक्ट बन नहीं जाता है। ऐसी रिएक्शन को बच्चों में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही रिएक्शन हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एल्केन अंडरगो करते हैं, एल्केन जाते हैं किसके साथ, किसके साथ जाते हैं, हेलोजन के साथ। और हेलोजन भी मेनली यहाँ पे क्या लिया जाता है बच्चों, क्लोरीन। एल्कीन जो होते हैं, एल्कीन इस रिएक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, है ना, तो एल्कीन इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। एल्कीन के लिए भी एक रिएक्शन होती है, मैं भी बताऊंगा। अभी तक जितने भी मैंने 3 रिएक्शन बताई, एक में मैंने अल्कोहल लिया, फर्स्ट वाले में मैंने कोई भी कार्बन का कंपाउंड लिया, थर्ड वाले में मैंने एल्केन की रिएक्शन बताई किसके साथ, हेलोजेंस के साथ, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से फॉरवर्ड रिप्ले करो और रिप्ले करके एक बार फिर से इसको देखो। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होगी हमारी, है ना, ऑक्सीडेशन भी होगी, और साथ के साथ एक और रिएक्शन होगी हमारी कंबस्टन रिएक्शन। अब जो बच्चों लास्ट तरह की आपकी रिएक्शन होती है, आई होप आपने लिख लिया है, नहीं लिखा है तो जाओ और वापस से लिखो। पेन पेंसिल लेकर बैठा करो जिससे आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। नोट्स को रिवाइज करो, और नोट्स भी आने वाले हैं बस कुछ दिनों में, वेबसाइट में हमारी लॉन्च हो जाएगी, फिर उससे हम आगे चीजों को बढ़ाएंगे। तो बच्चों जो फोर्थ हमारी रिएक्शन होती है, फोर्थ रिएक्शन होती है बच्चों हमारी एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, एडिशन, एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन क्या होती है सर, अभी बताते हैं, परेशान क्यों हो रहे हो। एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, साथ में इसका एक और नाम होता है बच्चों हाइड्रोजनेशन। सर ये आपने हाइड्रोजनेशन क्यों बोला, एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं बोला, चलो अभी देखते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई चीज ऐड होती है, कोई चीज ऐड होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है, हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हैं, है ना। उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम डालते हैं हाइड्रोजन, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, जो आपका होता है निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम भी होता है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। आप क्या करते हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेते हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप हाइड्रोजन की प्रेजेंस में डालते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, और फिर क्या करते हो, आप देखते हो कि आपका सैचुरेटेड, ओ क्या बात है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको मिल जाता है। मतलब ये कि इस तरफ एल्कीन डालो या एल्काइन डालो, इस तरफ आपको एल्केन मिल जाएगा। एल्कीन लो, कोई भी एल्कीन ले लो, आओ बच्चों कोई एल्कीन ले लेते हैं, कौन सा एल्कीन ले, इथीन ले लेते हैं। तो CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने करा CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, और यहाँ पे मैं ढक्कन भी गिर गया, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, आपने क्या करा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने हाइड्रोजन गैस ऐड करी। जैसे ही आपने हाइड्रोजन गैस ऐड करी, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये क्या होता है बच्चों, हमारे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है बच्चों, कैटलिस्ट का काम होता है इस रिएक्शन को तेज कर देना। अगर रिएक्शन 4 दिन में हो रही है तो ये निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम जो कैटलिस्ट होते हैं, ये कैटलिस्ट हमारे इस रिएक्शन को 1 घंटे में, 2 घंटे में, मतलब इसका रेट बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम इस रिएक्शन के क्या है, कैटलिस्ट है। इस रिएक्शन के क्या है बच्चों, कैटलिस्ट। क्या यही कैटलिस्ट फिक्स रहते हैं, कैटलिस्ट नहीं, रिएक्शन के हिसाब से कैटलिस्ट आपके चेंज होते रहते हैं, रिएक्शन के हिसाब से कैटलिस्ट आपके चेंज होते हैं। एडिशन रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट हमारे यही होते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। क्या काम होता है इनका, रिएक्शन को फास्ट कर देना, रिएक्शन को फास्ट कर देना, इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देना। तो होता क्या बच्चों, ध्यान से देखो, जैसे ही आपने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, एल्कीन, इसका नाम क्या है बच्चों, इथीन। इथीन आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपने क्या करा, हाइड्रोजन ऐड करा। क्या करा आपने, हाइड्रोजन को ऐड करा। जैसे ही हाइड्रोजन आपने ऐड करा इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, तो होता क्या है बच्चों,
ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाता है, इस डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाता है। और एक बॉन्ड टूटने के बाद क्या होता है, जैसे ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया, ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला बॉन्ड टूटता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, आपको पता है, ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो जैसे ये बॉन्ड टूटा, ये टूटने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, और यहाँ पे H2 के बीच का बॉन्ड भी टूट जाता है। जैसे ही टूटेगा आपको क्या करना है, इस हाइड्रोजन को इसके साथ लगा दो, इस हाइड्रोजन को इसके साथ लगा दो। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एडिशन का नाम मतलब ही क्या होता है, हाइड्रोजन को ऐड कर देना। इस रिएक्शन में क्या हुआ, देखो बहुत चीजें हुई। क्या हुआ, पहले तो हमने ये रिएक्शन लिख दी, हमने डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। सबसे पहले डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो। जब तक डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वो अनसैचुरेटेड का अनसैचुरेटेड ही रहेगा, सैचुरेटेड नहीं बन पाएगा। डबल बॉन्ड ब्रेक करा, डबल बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो आपने हाइड्रोजन ऐड करा है बच्चों, ये जो H2 आपने ऐड करा है, ये एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे दे दो, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे दे दो। यहाँ पे CH2 था तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा बच्चों, CH3। यहाँ पे CH2 था तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3। अब दोनों के बीच में देखो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, कितना बचा, सिंगल बॉन्ड बचा, तो इनके बीच में डाल दो बच्चों सिंगल बॉन्ड, और ये बन गया आपका इथेन। क्या बन गया बच्चों, ये आपका इथेन। बात समझ में आई। हमने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिया, उसमें हमने हाइड्रोजन ऐड करा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, और क्या करा हमने उसमें इथेन डाल दिया। ठीक है, तो चीज समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये रिएक्शंस देखो बच्चों, एकदम से सीधी रिएक्शन तो नहीं पूछी जाती है ना। रिएक्शन आपको किसी फेज में पूछी जाएगी। ये पूछा जाएगा कि भैया प्रोपीन से प्रोपेन बनाओ, तब क्या करोगे, ऐसे बोल दिया प्रोपीन से प्रोपीन आपको दे देगा और बोलेगा कि प्रोपेन बनाओ, प्रोपीन टू प्रोपेन। अब क्या करोगे, अब आपको याद होना चाहिए कि प्रोपेन है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप क्या ऐड करो कि प्रोपेन बन जाए, आपको पता है हाइड्रोजन ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। चलो इसको भी अभी करके दिखा देता हूं, आई होप ये लिख लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बता रहा हूं बच्चों। चलो प्रोपीन लो, 1 2 3, 3 कार्बन का क्या बनता है बच्चों, प्रो। यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया, ये बन गया मेरा प्रोपीन। यहाँ पे CH3 CH और यहाँ पे CH3, ठीक है। यहाँ पे CH एक कार्बन का इसके साथ, एक इसके साथ, ठीक है, 2 बॉन्ड। क्या करना है आपको, प्रोपीन से प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, प्रोपेन लिया, इसमें हाइड्रोजन डाला, हाइड्रोजन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, कुछ भी ले लो, निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। जैसे ही आपने डाला क्या हुआ, यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ। डबल बॉन्ड ब्रेक होते ही ये हाइड्रोजन के साथ आगे लग गए और क्या बना दिया, CH3, एक कार्बन, CH2 और एक और कार्बन, सॉरी यहाँ पे CH2 आएगा, CH3 लिख दिया, CH3। तो ये मेरा प्रोपीन से क्या बन गया, प्रोपेन। क्या करा मैंने, यहाँ पे हाइड्रोजन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। आप देख रहे हो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड in the process of in the addition reaction। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, मेरा हाइड्रोजन जो हो रहा है ऐड हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन ऐड होता है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है मतलब यहां से यहां तक जाओगे तो एक हाइड्रोजन आपका ऐड हुआ। देखो यहाँ पे C के साथ H था, एक हाइड्रोजन था, अब यहाँ पे C के साथ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे C के साथ 2 हाइड्रोजन थे, अब देखो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो जिस भी बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जो भी कार्बन जुड़े हैं, उनके एक बॉन्ड टूटने के बाद वहां पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है। एक बार फिर मन में बोलेंगे, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन, मतलब जिस भी कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा था वहां पे हमारे एक हाइड्रोजन ऐड हो गए। ठीक है, तो ये होगी मेरी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की या फिर एल्कीन से एल्केन में बनाने की तैयारी। यहाँ पे एल्कीन ही नहीं, एल्काइन भी ले सकते हैं बच्चों, एल्काइन से सीधा एल्केन भी बना सकते हैं। कैसे करोगे, एक एल्काइन लो, एल्काइन से पहले एक बॉन्ड तोड़ोगे, एल्कीन बनेगा,
एल्काइन लोगे, एल्काइन में ये सेम रिएक्शन डालोगे, एल्कीन बनेगा, ठीक है। और एल्कीन में फिर से ये रिएक्शन डालोगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो एल्काइन से पहले एल्कीन बना है, एल्कीन से फिर बाद में हमने एल्केन बना दिया। तो ऐसे आप किसी एक ट्रिपल बॉन्ड वाले से सिंगल बॉन्ड वाले में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से चारों रिएक्शन आपकी थी। इस पे क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे मैं आपको बता दूंगा, नोट्स में डाल दूंगा आपके, ठीक है। और एक लास्ट लेक्चर इस पे बनाऊंगा जिसमें मैं आपकी एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करवा दूंगा, एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है सारे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। तो कहानी यहाँ पे खत्म करते हैं इसकी, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की, ठीक है। चलो बच्चों ये मैं बता रहा हूँ, इसको देख लो। चलो तो चारों रिएक्शन हमारी खत्म हो गई है ना। साथ के साथ हमारा क्या हो गया है, साथ के साथ हमने आइसोमर्स भी पढ़ लिए हैं। अब बच्चों कुछ हमारी चीजें रह गई हैं, जैसे एक अल्कोहल होता है आपका इथेनॉल, आपने देखा होगा इथेनॉल क्या होता है, उस पर हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड पे फिर सोप और डिटर्जेंट का बता के इस लेक्चर को खत्म करेंगे, है ना। थोड़ा लंबा लेक्चर खिंच गया है बट कोई बात नहीं, इसको भी हम खत्म करेंगे। चलो तो बच्चों अब हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल मतलब आपका जो इथेनॉल होता है, मतलब पर्टिकुलरली हमें इथेनॉल के बारे में ही पढ़ना है, किसी और भी अल्कोहल के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इथेनॉल के बारे में पढ़ना है कि इथेनॉल क्या होता है, उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, बस ये सिंपल नॉर्मल चीज हमें पढ़नी है। तो बच्चों यहाँ पे लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है आपको पता है, C2H5OH। ये बहुत जरूरी होता है, ये बहुत यूजेबल भी और बहुत यूज होता है। ये इंडस्ट्रीज में पेंट्स बनाने में बहुत यूज होता है, आपके पेंट्स में यूज होता है, सैनिटाइजर्स में यूज होता है, ठीक है, आपकी डाइज में यूज होता है। और एक जो सबसे बढ़िया यूज आपके पीने में यूज होता है, आपके नशे को गम को बुलाता है ना, नशे में रहते हो आप, जो भी अल्कोहल पीते हो उसमें इथेनॉल ही होता है, ठीक है। पीने वाला जो होता है सारा इथेनॉल होता है ना। तो बहुत काम है इसका, बहुत यूजफुल होता है जिंदगी में। जिनकी या जिनका कोई छोड़ के चला गया है अपना, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, आप मत करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप भी कल पड़े हो इथेनॉल बना रहे हो और कर रहे हो काम। चलो तो इथेनॉल हमारा क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। क्या होता है इथेनॉल हमारा, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब ना तो ये एसिडिक होता है ना ही ये बेसिक होता है, नेचर में पाया जाता है कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है। और बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये यूज भी बहुत होता है, बहुत सी इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है, जैसे हमारे सैनिटाइजर्स हो गए, जैसे हमारे डाइज होगी मैंने आपको बताया। तो इन सब चीज़ों में ये पेंट्स हो गए, पेंट्स भी बनाने में यूज होता है, ठीक है। तो ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है। तो इंडस्ट्री में जो सप्लाई होता है वो इथेनॉल होता है, बट वो इथेनॉल हमारा प्योर फॉर्म में नहीं होता। अगर प्योर फॉर्म में होगा तो लोग तो पी के खत्म कर देंगे उसे, है ना। प्योर फॉर्म में नहीं होता, उसको डीनेचर कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसको, डीनेचर। डीनेचर मतलब बच्चों एक होता है डीनेचर, डीनेचुरेशन या डीनेचर्ड अल्कोहल या डीनेचर्ड इथेनॉल। डीनेचर्ड इथेनॉल क्या होता है बच्चों हमारा, डीनेचर्ड में हम क्या करते हैं, जो प्योर इथेनॉल होता है, जो आपका पीने वाला इथेनॉल होता है C2H5OH, उसमें हम थोड़ा सा पॉइजन ऐड कर देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, पॉइजन ऐड कर देते हैं। पॉइजन कैसे ऐड करते हैं, उसमें एक हम सब्सटेंस डाल देते हैं पायरिडीन करके, पायरिडीन करके हम उसमें अंदर कुछ डाल देते हैं, जिसकी वजह से हमारा डीनेचर्ड अल्कोहल बन जाता है। डीनेचर्ड इथेनॉल मतलब हार्म फॉर ड्रिंकिंग बन जाता है ना। जैसे हमारा बहुत सारा इथेनॉल सप्लाई हुआ इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इंडस्ट्री में अब लोगों ने इथेनॉल देखा, दारू देखी, खुश हो गए, पीने लग गए, है ना। तो वो पीने के लिए अनफिट हो, इसलिए हम उसमें पायरिडीन डाल देते हैं। हम सोचो लोग अगर कंपनी में पी के काम कर रहे हो तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कैसा उस टाइम पे सीन बना होगा, ठीक है। अब कुछ केमिकल रिएक्शन भी होती है बच्चों हमारी इसकी, इथेनॉल की। आ जाओ कुछ केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है हमारा कि हम इसको रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी आपने देखा एक केमिकल रिएक्शन हमने देखी, कौन सी देखी थी, कि हमने C2H5OH लिया, है ना, C2H5OH लिया और इसको मैंने रिएक्ट करवा दिया बच्चों किसके साथ, इसको मैंने अभी हमने देखा था ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने क्या करा था, इसको हमने रिएक्ट करवाया था एसिडिफाइड K2Cr2O7 के साथ,
है ना, या फिर एल्कलाइन KMnO4 के साथ। तो हमें क्या मिल गया था, CH3COOH। हमें क्या मिल गया था, एक हमें एसिटिक एसिड या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया था। एक रिएक्शन तो हमारी ये थी, इजीली इसको समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लिख लो केमिकल रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। ठीक है, हमने क्या करा, इथेनॉल लिया, इथेनॉल में हमने एसिडिफाइड K2Cl2O7 या एल्कलाइन KMnO4 डाला, जिससे क्या हुआ, उसके अंदर हमारा अल्कोहल से कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, इथेनॉल से कन्वर्ट हो गया बच्चों इथेनोइक एसिड में। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना, सेकंड रिएक्शन देखेंगे। सेकंड रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, हम फिर से अल्कोहल लेंगे, हम फिर से, इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका नाम होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसका नाम होता है बच्चों, लिख लो, है ना, लिख लो भाई, जल्दी लिख लो। बस ये लास्ट का टॉपिक है, जिसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। चलो कुछ देर हो, हैंग ऑन करो बच्चों, हैंग ऑन करो, हो जाएगा। अब क्या करें, अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हमारा C2H5OH है। ठीक है, इसमें बच्चों हम डालते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। हमने क्या करा, हमने इथेनॉल लिया, ठीक है, इथेनॉल में हमने डाला कंसंट्रेटेड H2SO4। जैसे ही मैंने इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला बच्चों, तो होता क्या है, इसको अगर मैं ढंग से लिखूं तो ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा, CCOH, यहाँ पे लिखा जाएगा एक H, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे CH। देखो C2H5OH है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 और एक OH ग्रुप है। C2H5OH है कि नहीं है बच्चों, बताओ जल्दी, है ना। हमने क्या करा, C2H5OH में हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला। जैसे ही हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं बच्चों, होता क्या है, पानी निकल जाता है। पानी मतलब जो H2O होगा वो यहाँ से टाटा बाय बाय कर जाएगा, H2O यहाँ से टाटा बाय बाय कर जाता है। देखो H और OH है, ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, ये H और OH, H और OH और H मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। तो ये H2O यहाँ से निकल जाता है, H2O जैसे निकला तो इनके बीच में जैसे ये गायब हुए, इनके गायब होते ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करके एक डबल बॉन्ड बना देंगे। क्या हुआ, फिर से देखो, चौको मत, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ पे एक OH ग्रुप था। मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो क्या हुआ, यहाँ से OH गायब हुआ, यहाँ से H गायब हुआ, मतलब एक पानी का मॉलिक्यूल गायब हुआ, है ना। पानी का जैसे ही मॉलिक्यूल गायब हुआ, बॉन्ड टूटे, यहाँ पे बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में जुड़ेंगे और क्या बना देंगे बीच में, डबल बॉन्ड। क्या बना देंगे बच्चों, डबल बॉन्ड बना देंगे और बन जाएगा C डबल बॉन्ड H2, C डबल बॉन्ड H2। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ, अल्कोहल से मैंने सीधा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया। क्या करा मैंने, इथेनॉल से क्या बना दिया, इथीन बना दिया। कैसे बनाया समझ में आया, यहां से H और OH को गायब करके, मतलब एक पानी के मॉलिक्यूल को गायब करके। और एक पानी का मॉलिक्यूल कब गायब होगा, जब इसमें तुम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे। ठीक है, तो ये कहानी हमारी यहाँ पे बन गई। कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने के बाद हमारा ये बन गया। फिर अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको देखो, इथेनॉल से हमने क्या बनाया बच्चों, इथीन बना दिया। अल्कोहल से सीधा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया। इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है इसका, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन पता है ना, जब पानी की कमी हो जाती है या जब पानी निकल जाता है बॉडी से, सारा पानी निकल जाता है तो क्या हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। यहाँ पे भी देखो बच्चों, बॉडी क्या हो रही है, मतलब ये कार्बन कंपाउंड क्या हो रहा है, H2O निकल रहा है, H2O निकल रहा है तो क्या हो रही है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन को ही हम
यहाँ पे यूज करते हैं अल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए, या अल्कोहल से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, आई गेस आपको ये रिएक्शन सारी समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। या आपको 2 रिएक्शन आपके इथेनॉल में पूछ लेगा, अगर नहीं समझ में आएगी तो एक और बारी देखो। ठीक है, चीजें और आगे बढ़ती जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब ये हमारी 2 रिएक्शन हो गई है। बच्चों यहाँ पे एक और रिएक्शन है हमारी, ध्यान से देखो, ये बताया दो 2 रिएक्शन। एक हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इथेनॉल का, एक हमने पढ़ा डिहाइड्रेशन इथेनॉल का। एक होती है बच्चों रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, उसको भी देख लेते हैं। रिएक्शन विद सोडियम मेटल, हम क्या करते हैं यहाँ पे सोडियम इथेनोएट बनाते हैं। देखो कैसे होगा, यहाँ पे हमने क्या करा, थर्ड रिएक्शन हमारी, थर्ड टाइप की रिएक्शन। अब क्या करो बच्चों, इथेनॉल लो C2H5OH, उसको आप रिएक्ट करवाओ सोडियम मेटल के साथ। ठीक है, उसको आप रिएक्ट करवाओ सोडियम मेटल के साथ। तो जैसे ही आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे तो होगा क्या, यहां से हाइड्रोजन निकल के बाहर आ जाएगा, यहां से हाइड्रोजन निकल के क्या हो गया, बाहर आ गया। जैसे ही हाइड्रोजन निकल के बाहर आए, देखो हाइड्रोजन पे भी H+ का साइन होता है, सोडियम पे भी Na+ का साइन होता है ना, दोनों ही कैटायन होते हैं। तो एक H+ निकलता है, दूसरा प्लस आके यहाँ पे लग जाता है। क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे एक H+ निकला और दूसरा Na+ आके यहाँ पे लग गया। ठीक है, तो होता क्या है, यहाँ से हाइड्रोजन हमारा निकल जाएगा। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को, यहाँ पे 2 लगा के यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ से H+ निकल जाता है, देखो OH को थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ, O और H, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन निकलते ही यहाँ पे एक सोडियम लग गया। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन मतलब H2 गैस निकलेगी, और यहाँ पे 2 सोडियम आके लग जाएंगे। कैसे लगेंगे, 2C2H5ONA, ये क्या है मेरा 2C2H5ONA। बच्चों ये हमारा होता है सोडियम इथेनोएट, इसका नाम हम सोडियम इथेनोएट भी बोलते हैं। ठीक है, सोडियम क्या नाम होगा इसका, लिख लो बच्चों, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सॉरी सोडियम इथेनोएट बोल दिया, सोडियम इथोक्साइड, ये हो जाएगा हमारा सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे है मेरा इथेनॉल। तो बच्चों कुछ हमारी इथेनॉल की रिएक्शंस हो गई, इथेनॉल की बढ़िया बढ़िया रिएक्शन हमने देख ली, जो इसमें हमने जान लिया कि कहीं ना कहीं पेंट्स में यूज होता है, वार्निशेस में यूज होता है, आपका इंडस्ट्रियल पर्पस पे बहुत ज़्यादा यूज होता है ये, है ना, आपका लैकर्स में यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है, और आपका सैनिटाइजर्स में यूज होता है। अभी कोविड के चलते बहुत सैनिटाइजर यूज हुए हैं, तो उसमें जो अल्कोहल था आपका वो इथाइल अल्कोहल ही था। ठीक है, तो हमने इथेनॉल के बारे में, एक अल्कोहल इथेनॉल के बारे में पढ़ लिया है। अब यहीं पे हमें एक और अल्कोहल के बारे में पढ़ना है बच्चों, जिसका नाम है बच्चों इथेनोइक एसिड। हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ लिया है, अब कुछ हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आओ बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पे इथेनोइक एसिड, है ना। जैसे हमने इथेनॉल के बारे में पढ़ा, वैसे ही इथेनोइक एसिड के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। बोर हो रहा है बच्चों, बहुत ज्यादा बोरियत फैल रही है, क्यों फैल रही है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा बोरिंग है, रिएक्शन आए जा रही है ना, बट कोई नहीं, पढ़नी तो पड़ेगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे इथेनोइक एसिड के बारे में, तो क्या करोगे सर, वो तो हमने पढ़ा ही, पढ़ना तो पड़ेगा। चलो आ जाओ, इथेनोइक एसिड। बच्चों इथेनोइक एसिड क्या होता है हमारा, CH3COOH लिखेंगे इसको ऐसे ही, CH3COOH, ये क्या होता है मेरा इथेनोइक एसिड। बच्चों इसको एक और नाम होता है एसिटिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी हम इसको बोलते हैं। यूज कहाँ होता है बच्चों, ये विनेगर, आपने पिया होगा, सिरका, है ना, सिरका जानते हो, सिरके में ये यूज होता है एसिटिक एसिड, कि 5 से 8% अगर आप पानी लेते हैं, है ना, पानी में 5 से 8% एसिटिक एसिड डाल देते हैं। ठीक है, पानी में 5 से 8% हम क्या करते हैं बच्चों, एसिटिक एसिड डाल देते हैं, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा विनेगर तैयार हो जाता है, विनेगर मेरा तैयार हो जाता है। ठीक है, तो 5 to 8% एसिटिक एसिड इन किसमें, इन वाटर। ठीक है ना, डाइल्यूशन या बोलते हैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट मतलब पानी की मात्रा बहुत बढ़ा देते हैं और एसिड की मात्रा कम रहने देते हैं, और हमारा क्या बन जाता है बच्चों, यहाँ से विनेगर तैयार हो जाता है, विनेगर सिरका तैयार हो जाता है। और विनेगर आपको पता ही है कहाँ यूज होता है, प्रिजर्वेटिव्स में, है ना, आपका पिकल्स विकल्स में यूज होता है प्रिजर्वेटिव वाला, जब जिससे आपका खाना खराब ना हो तो विनेगर उसमें, सिरका भाई ऐड भी, टेस्ट भी ऐड करता है ना, टेस्ट ऐड करता है नहीं करता है, टेस्ट भी ऐड करता है। तो ये सारी कहानी हमारी होती है किसकी, एसिटिक एसिड की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी भी कुछ रिएक्शंस होती है, इसकी भी रिएक्शन देख लेते हैं। एक रिएक्शन इसकी जो बहुत अच्छी होती है बच्चों, वो क्या होती है कि हम इथेनोइक एसिड को, एक काम करते हैं, इथेनोइक एसिड बनाते हैं CH3COOH। इथेनोइक एसिड लो बच्चों, और इथेनोइक एसिड को आप रिएक्ट करवा दो NaOH के साथ, NaOH या NaHCO3 किसके साथ भी रिएक्ट करवा सकते हो, NaHCO3 के साथ रिएक्ट करवा दो या NaOH के साथ रिएक्ट करवा दो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं NaOH के साथ। तो जैसे ही आप इस इथेनोइक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करवाओगे, जैसे आपने इथेनोइक एसिड को NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, तो होता क्या है, यहां से ये H प्लस जो होता है बाहर निकल जाता है, यहां से Na प्लस बाहर निकल जाता है, Na प्लस इसकी जगह पे आके लग जाएगा, H प्लस इसकी जगह पे आके लग जाएगा। देखें तो क्या होता है, ये होता है CH3COONA, CH3COONA। ये CH3COONA और प्लस में बनता है हमारा यहाँ पे H2O, पानी यहां से निकल के बाहर आ जाता है, पानी यहां से निकल के बाहर आ जाता है। तो CH3CONA प्लस H2O हमारा बन जाता है, साथ में हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा एसिटिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड है। ठीक है सर, इस रिएक्शन का फायदा क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन का फायदा हुआ कि हमको ये मिला, ये होता है हमारा सोडियम इथेनोएट। क्या होता है, सोडियम इथेनोएट। ठीक है सर, नाम तो समझ गए, बट ये सोडियम इथेनोएट जरूरी कहाँ आता है बच्चों, ये जरूरी आता है आपके सोप्स में। सोप जानते हो, सोप, साबुन, साबुन, साबुन में बहुत जरूरी होता है, साबुन इनसे ही बनता है ना। सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इन्हीं से ही मेरा क्या बनता है, साबुन बनता है। डिटर्जेंट भी बनता है बट इससे नहीं बनता, वो बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसे बनता है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक। उसके बारे में पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ मेरा रिएक्शन में, क्या हुआ बच्चों, रिएक्शन में कुछ नहीं हुआ, हमने एसिटिक एसिड लिया है, एसिटिक एसिड को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे आपका सोडियम इथेनोएट मिलेगा, साथ के साथ क्या मिल जाएगा यहाँ पे, वाटर, क्या मिल जाएगा, पानी। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बहुत 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 अच्छे से याद कर लो, दिमाग में डालो कि क्या इस रिएक्शन में हुआ। सेकंड टाइप की रिएक्शन देखते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखने आपको जरूरी है। ये रिएक्शन नहीं देखी तो समझ जाओ आपने कुछ भी नहीं देखा, ये रिएक्शन आपको देखनी बहुत जरूरी है। इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों एस्टेरिफिकेशन, इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है, हमारा एस्टर फॉर्म होता है बच्चों, क्या फॉर्म होता है, एस्टर फॉर्म होता है। चलो देख लेते हैं, देखो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने एक पहले इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो इथेनोइक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH, ये हो गया मेरे बच्चों इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया। ठीक है, अब इस इथेनोइक एसिड में मैंने क्या करा, मिला दिया अल्कोहल, अल्कोहल आप सब जानते हो इथेनॉल बना दिया, क्या बना दिया मैंने, इथेनॉल बना दिया, CH3OH। क्या करा मैंने, इथेनोइक एसिड में इथेनॉल डाल दिया, इथेनॉल डालने का मतलब इथेनॉल, इथेनॉल डाल दिया। ठीक है, ध्यान से देखो रिएक्शन में मैंने इथेनोइक एसिड लिया, इथेनोइक एसिड में मैंने इथेनॉल डाल दिया,
और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई बच्चों? मैंने रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इथेनोइक एसिड में इथेनॉल मिलाया और कंसंट्रेटेड H2SO4 में मैंने रिएक्शन करवाई। तो होता क्या है बच्चों, यहां से एक H+ निकल जाता है, यहां से एक OH- निकल जाता है, यहां से H+ निकला, यहां से OH- निकला। H+ OH- आपस में रंगरलिया बना के आपस में खुश होके H2O बना लेते हैं। बाकी बचा ये है ना, इथेनॉल लिया था ना मैंने, सॉरी बच्चों मैंने इथेनॉल लिया था, यहाँ इथेनॉल ले लिया, CH3CH2OH, इथेनॉल, गलती हो गई। एक लिया मैंने इथेनोइक एसिड CH3COOH प्लस मैंने यहाँ पे क्या करा CH3CH2OH। इथेनोइक एसिड में मिलाया मैंने इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, इन दोनों को मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो होता क्या है, यहाँ से H+ यहाँ से OH- निकल जाता है और क्या बना जाता है H2O। बचा क्या, ये पार्ट पूरा और ये पार्ट पूरा, ये दोनों आपस में आके जुड़ जाते हैं। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं, ये देखो ऐसे जुड़ते हैं, CH3COO C2H5। और बच्चों यही होता है मेरा एस्टर, इसी को हम एस्टर बोलते हैं। यही हमारा क्या होता है, एस्टर होता है। इसका नाम वैसे इसका नाम होगा इथाइल इथेनोएट। क्या नाम होगा बच्चों इसका, इथाइल इथेनोएट। आई नो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है ये नए नए नाम सुन के। इथाइल इथेनोएट, ETHYL, इथाइल इथेनोएट। क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, इथेनोइक एसिड लिया, उसको मैंने इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, जिससे मुझे क्या मिल गया यहाँ पे इथाइल इथेनोएट मिला। ये इथाइल इथेनोएट क्यों इतना जरूरी है बच्चे, इथाइल इथेनोएट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये स्मेल देता है ना, खुशबू देता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर तो नहीं बोलूंगा, एक स्मेल प्रोवाइड करता है। जितने भी इसके एस्टर होते हैं ना, जितने भी हमारे एस्टर होते हैं वो सारे क्या करते हैं, स्मेल प्रोवाइड करते हैं। खाने में, परफ्यूम में बहुत ज्यादा हमारे स्मेल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एस्टर ही होता है उनके अंदर। क्या होता है बच्चों, एस्टर। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टेरिफिकेशन। क्या होता है इस रिएक्शन का नाम, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या हुआ, हमने इथेनोइक एसिड लिया और इथेनॉल लिया, दोनों को रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। हमें क्या मिल गया, इथाइल इथेनोएट यहाँ पे मिल गया, है ना, एक एस्टर मिल गया। ये हमारा एस्टर ही होता है। एस्टर को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ RCOOR'। ये देखो बच्चों, RCOOH क्या होता था, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था। यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटा के क्या डाल दिया, एक एल्काइल ग्रुप डाल दिया। यहां से मैंने हाइड्रोजन हटा के एक एल्काइल ग्रुप डाल दिया, तो क्या बन गया मेरा RCOOR। ये हो गया मेरा बच्चों एस्टर। क्या हो गया बच्चों, ये मेरा एस्टर हो गया। ठीक है, एस्टर क्या होते हैं हमारे, ये हमारे स्मेल ऐड करते हैं किसी भी चीज में। परफ्यूम में बहुत ज्यादा यूज होता है, खाने वाने में भी, है ना, आर्टिफिशियल मतलब स्मेल डालने के लिए हम क्या करते हैं, एस्टर को यूज करते हैं। तो ये एस्टेरिफिकेशन होती है रिएक्शन हमारी, ये हमारी इथेनोइक एसिड की रिएक्शन होगी। सारी रिएक्शन इसमें हमने कंप्लीट कर दी है, सारी रिएक्शन हमारी इसमें कंप्लीट हो चुकी है। ऑफ इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, 5 तरह की, जो हमारी 4 तरह की रिएक्शन थी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, कंबस्टन रिएक्शन, और एक और रिएक्शन थी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साथ के साथ हमने आइसोमर्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो इस लेक्चर में बहुत अच्छा खासा आपका माल पानी आ चुका है। ठीक है, लास्ट जो आपका होता है बच्चों सोप्स और डिटर्जेंट के बीच का, सोप्स और डिटर्जेंट के बीच का जो एक डिफरेंस होता है, बस वो रह गया है। तो वैसे ही वीडियो बहुत लंबा खींच चुका है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ, सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में। ठीक है, तो ये अपना लास्ट टॉपिक इसको ही रहने देते हैं, तो इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं हम, है ना बच्चों। तो आई गेस आपको सारी चीज़ें समझ में आई हो, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, इसको एक बार फिर से रिवाइंड करके देखो। इन सारी रिएक्शन को बच्चों एक कॉपी में, एक पेज में लिख लो, और रोज के रोज कुछ नहीं करना है, इस पेज को एक बार पढ़ लिया, या फिर से इस पेज को एक बार लिख लिया ढंग से। लिखने के बाद क्या होगा कि आपकी ना एक प्रैक्टिस बन जाएगी इन रिएक्शंस के साथ।
और जब आपसे पेपर में पूछी जाएगी तो आप उसको इजीली डील कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज यही खत्म करते हैं लेक्चर। चलो बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय, खुश रहो।